इस सीरीज के जस्ट बाद क्या है कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ताकि आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयारी हो सके। तो आज हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी के लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है यहाँ, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बायोलॉजी के लेकर क्या है ना कि एक डर बना रहता है। तो आज हम उस डर को और ये सीरीज में उस डर को दोस्तों खत्म करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं या आप चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों जहां तक हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो है अगर बायोलॉजी की दोस्तों बात करें तो बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि पहले क्या था कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि मैथ दिमाग में चलते रहता था, और जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके दिमाग में बायोलॉजी कभी जाता ही नहीं है। वो हमेशा से सोचते थे कि ये जो बायोलॉजी है ये लड़कियों का सब्जेक्ट है, हम क्यों ले। लेकिन बाद में जब मुझे इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि बायोलॉजी के बिना जो है, अगर बायोलॉजी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है तो बायोलॉजी के बिना क्या था कि लाइफ अधूरा अधूरा लगता था। जब बायोलॉजी क्या हुआ कि कुछ बच्चों के कारण हमने पढ़ाना शुरू किया, और उसके लिए पहले पढ़ा तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसको रिवाइज करते करते क्या हुआ कि आज की डेट में थोड़ा बहुत पढ़ा ही लेते हैं हम लोग। तो उतना तो जैसे बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर है उसके जैसे तो नहीं पढ़ा पाते, लेकिन उतना पढ़ा देते हैं जिससे आपका काम चल जाता है। तो दोस्तों बायोलॉजी के बिना लाइफ जो है थोड़ा सा बहुत ही अधूरा है, क्योंकि ये सृष्टि क्या है बहुत ही रोमांचक है। बहुत ही रोमांचक का मतलब क्या है कि हमारे आसपास तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के पेड़ पौधे रहते हैं, हर चीज़ रहते हैं, उनके बारे में कभी हम लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। वास्तव में अगर कहा जाए तो इस सृष्टि को किसी न किसी ने बनाया है, और उसी सृष्टि को बनाने वाले को हम लोग नेचर कहते हैं। नेचर मतलब प्रकृति। तो यह एक शक्ति है जिसकी वजह से सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती चली जाती है। हालांकि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में या पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा था। तो दोस्तों इसकी चर्चा हम लोग फिजिक्स में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी का टॉपिक है तो बायोलॉजी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्या है कि ऐसा माना जाता है कि सभी जीवों की जो उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं जलीय जीवों से हुई है। क्योंकि जल में क्या होता है, नमी होते हैं। नमी में क्या है कि हम लोगों को पता है कि एमिनो अम्ल जो होते हैं जीवन की मूलभूत इकाई है, और वहां से कोशिका का निर्माण शुरू होता है। दोस्तों सभी चीजों की चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो क्या है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हर एक टॉपिक को तोड़ तोड़ को आपको बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है हमसे भूल हो जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे हम आप लोगों से, क्योंकि हम उतने बायोलॉजी के प्रकांड विद्वान तो नहीं है, क्योंकि बस हम उतना पढ़ा देते हैं जितना बच्चों का काम चल जाता है। तो दोस्तों कहीं भी त्रुटि होती है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ आपने गलत पढ़ा है, यहाँ आपकी त्रुटि हुई है। हालांकि हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा जो कंटेंट है दे सके और अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा सके। तो दोस्तों जीव विज्ञान जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्ट आपको आना चाहिए। जैसे हम लोग फूल देखते हैं तो फूल में देखते हैं कि फूल में कलर कहाँ से आता है। वास्तव में जैसे गुलाब ले ले, गेंदा ले ले, या अड़हुल का फूल ले ले, या चमेली, जितने भी लेते हैं तरह तरह के फूलों का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं अपने आसपास, उन सभी का बनावट अलग अलग है। जैसे अगर सनफ्लावर की बात करें तो सूर्य के अकॉर्डिंग वो कैसे घूमता है, इसमें कौन सा लॉजिक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जैसे कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो शाम को खिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रात को खिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुबह में खिलते हैं। तो इसका रूटीन कौन बनाया है, इसको कौन बोलता है कि तू सुबह में उठ, कौन सा अलार्म फिट है इसमें। तो ये दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे हमारे आसपास अगर छोटे से छोटे जीव की बात करें, अगर हमारे बाल में जू हो जाता है जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से देख लेते हैं, वो अगर छोटे से छोटे वस्तु की बात करें वो भी चलता है, उसमें भी जीव है, उसमें भी प्राण है। उतना छोटा कौन बनाया, किसने बनाया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे क्या है बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो कुछ हेल्पफुल होते हैं, कुछ क्या होते हैं हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे वायरस हो गए, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, इन सब की उत्पत्ति किसने की।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों जीव विज्ञान। थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने की ज़रूरत है आपको। अगर इंटरेस्ट आ गया तो वादा करते हैं आपको, रियली बता रहे, कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, इसका 100% गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के सिलसिले में थोड़ा सा भी ना बात किए हुए ज़्यादा, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा लेक्चर देना पड़ा, और इसी लेक्चर की वजह से शायद मुझे लगता है कि आपके अंदर इंटरेस्ट जगेगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कि जितने भी जीवधारी है, यानी कि जिसमें प्राण है, जिसमें जीव है, उसकी बात करेंगे, उसके जीवन की बात करते हैं, यानी कि कैसे उत्पन्न हुआ है ना, अभी कैसे सरवाइव कर रहा है, वो कैसे खाता है, कैसे अपनी सारी उपापचयी क्रियाओं को रेगुलेट करता है, कैसे सोचता है, कैसे क्या करता है, नहीं करता, इन सब के बारे में, और जीवन की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको वो कैसे जो है संचालित करते हैं, उनकी संरचना कैसी है। जैसे दोस्तों अभी हम लोग संरचना की बात करें तो हम लोग केंचुआ देखते हैं अलग होता है, जोंक देखते हैं अलग होता है, तिलचट्टा देखते हैं अलग होता है, जैसे गिरगिट देखते हैं अलग होता है, छिपकली देखते हैं अलग होता है। तो गिरगिट को भी देखते हैं दोस्तों कि जिस हिसाब से उनका इन्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से वो अपनी कलर चेंज कर देता है। तो वास्तव में यह गुण कहाँ से आता है। एक छोटा सा जुगनू देखते हैं, जुगनू में देखते हैं हम लोग कि जुगनू के पीछे क्या है, रेडियम कलर का बल्ब जलते रहता है। तो बचपन में हम लोग को बड़ा एक आश्चर्य लगता था कि कोई कीड़ा मकोड़ा टॉर्च लिए हुआ है, यानी कि लाइट लिए हुआ है, तो थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य लगता था। तो उसकी संरचना क्या है, उनका कार्य क्या कैसे संपादित करते हैं वो, उनका विकास कैसे होता है, ये छोटे रहते छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं, उनको कौन बड़ा करता है, उनको कौन भी बॉर्नवीटा पिलाता है ना, उनका उद्भव कहाँ से हुआ था, इनकी भी चर्चा करेंगे। उनका अपना पहचान क्या है, जैसे वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें दोस्तों उनका वितरण क्या है, जगह जगह पे क्या है, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अपने आसपास चींटी को देखते हैं दोस्तों, तो चींटी का भी क्या होता है, आकार रंग रूप सब अलग अलग है। फिर दूसरे जगह जाएंगे वहाँ दूसरे टाइप का चींटी होती है। ये वितरण कैसे हो गया है इन लोगों का, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी वर्गीकरण की भी बात कर रहे थे हम लोग, वर्गीकरण की भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये सारी चीजें अपने करेंगे धीरे धीरे करके, इन सभी की चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। बायोलॉजी की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिक आए यहाँ पे, और बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया, जिसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लैमार्क साहब का आता है। लैमार्क साहब क्या है, जो फ्रांस के रहने वाले एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनके बाद है ट्रेवी रेनस ने, जो कि जर्मनी के हैं। उन दोनों ने 1801 ईस्वी में क्या है कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द, यानी कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या है कि बताया था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उनके अंतर्गत इनकी 2 शाखाएं थी। कौन कौन शाखाएं हैं, तो सबसे पहले शाखाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो शाखा क्या है कि पहले वनस्पति, जिसको हम लोग बोटनी बोलते हैं दोस्तों, और एक होता है जंतु, जिसे हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो उस टाइम पे 2 चीजें हुई। तो दोस्तों जैसे कि जूलॉजी की बात करें तो पहले क्या था, वर्गीकरण किया गया था तो एनिमैलिया बोला जाता था। तो एनिमैलिया का मतलब जीव होता था, और अभी के डेट में एनिमल का मतलब क्या होता है, जानवर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बाद में धीरे धीरे करके वर्गीकरण के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। तो 2 चीजें देखी, एक वनस्पति जिसको बोटनी कहा जाता है, एक जंतु विज्ञान जिसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। यह एकदम बेसिक से पढ़ा रहे दोस्तों। सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ से अगर सीरीज आप लोग मिस करेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आए आपको। आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीव विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति आपको पता है कि दोस्तों लैटिन शब्द है ये। तो क्या है कि बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसको हम लोग हिंदी में जीवन बोलते हैं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन यानी कि लाइफ के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जीव विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ बेसिक अध्ययन किया, और बेसिक अध्ययन करने के बाद हम लोग चलते हैं कि इनमें कौन कौन से महान वैज्ञानिक आए और उनको क्या क्या कहा गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जूलॉजी का पिता किन्हें कहा जाता है,
इंडियन जूलॉजी के पिता की नहीं कहा जाता है, बॉटनी के पिता की नहीं कहा जाता, चिकित्सक जगत के पिता की नहीं कहा जाता है। तो ये सभी नाम थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही मस्ट भी आई है। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम आपको कि ऐसे ही याद करा दे। सबसे पहला नाम आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब का नाम आता है। ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे और उन्होंने लगभग इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटरम। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटरम। तो इनमें उन्होंने लगभग 500 प्रकार के पौधों का क्या है अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसमें उन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में लिखा कि वो अपना जितने भी क्रियाकलाप है, कैसे वृद्धि करते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, कैसे उसको अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे भोजन संचित रखते हैं, कब कब क्या करते हैं, उन सभी की चर्चा इसमें किया गया था। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे टस शब्द आ रहा है। टस का मतलब होता है जैसे जैसे अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास पेड़ है। तो दोस्तों एक कहावत है कि कोई आदमी रहता है, कोई आदमी एकदम मोटा ताजा आदमी है, वो अगर उसको दो आदमी पकड़कर इधर से इधर हिलाते हैं तो वो टस से मस नहीं होता, यानी कि एक ही जगह स्थिर रहते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से हमारा पेड़ है, कितना भी हिला ले लेकिन टस से मस नहीं होता है, एक ही जगह स्थिर रहता है। तो एक ही जगह कौन स्थिर रहता है? पेड़। तो पेड़ किस में आता है? बॉटनी में आता है दोस्तों। तो बॉटनी के पिता किसे कहा जाता है? ये तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, क्योंकि इनके लास्ट में टस आ रहा है, टस से मस नहीं होगा। थोड़ा सा ट्रिक है दोस्तों, याद कर सकते हैं। तो इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसी में अगला नाम जुड़ता है दोस्तों विलियम रॉक्सबर्ग का। तो विलियम रॉक्सबर्ग को जो है भारतीय जीव विज्ञान का पिता भी इनको कहा जाता है। तो रॉक्स है, इंडिया तो हमेशा से रॉक्स रहा है, रॉक रहा है, तो दोस्तों को है ये रॉक्स। तो ये इंडिया का हमेशा से रॉक्स रहा है, इंडिया रॉक्स। तो दोस्तों थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग। यहाँ आगे आते हैं अरस्तु साहब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अरस्तु साहब दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने जंतु इतिहास के बारे में पूरा डिटेल लिखा था। उनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका एनिमलियम। तो इसमें उन्होंने लगभग 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि की चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक की है। तो पुस्तक का नाम भी थोड़ा सा याद रखेंगे, जंतु इतिहास हिस्टोरिका एनिमलियम। तो ये दोस्तों आपके बेसिक कंसेप्ट है जो आपको हम देने का प्रयास करें, अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं आपको। चलिए इसी क्रम में आता है आपका कुछ और वैज्ञानिकों का नाम जुड़ जाता है। इसमें से हिपोक्रेट्स भी आते हैं। तो हिपोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पहले मानव रोगों पर रिसर्च किए और मानव रोगों के पर क्या है उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, सर्वप्रथम बहुत सारे लेख लिखे। इसीलिए इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस भी कहा जाता था। तो हिपोक्रेट्स यानी कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस के जनक हैं, इनको कहा जा सकता है ऐसे। अगला नाम इसी में जुड़ जाता है गैलेन की बात करेंगे। तो दोस्तों 130 से लेकर 200 ईस्वी के बीच में इनका जो जन्म काल कह सकते हैं या हम लोग अध्ययन काल भी कह सकते हैं, यानी कि जन्म काल से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जंतुओं के अंतरांगों जो कारिकी है उसका जो है प्रयोगात्मक अध्ययन किया। तो अभी तक सभी ने क्या था ऐसे देखा और उसके बारे में अध्ययन किया, ये सारी चीजें थी, लेकिन इन्होंने प्रयोग करके उस चीज को साबित करने का प्रयास किया। तो इसीलिए इनको प्रयोगात्मक कारिकी का पिता भी इनको कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रयोगात्मक कारिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? गैलेन को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इनको ये नाम दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जीवों में गुण कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं जीवों के कौन कौन से गुण की अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने मेढक का चित्र बनाया, हालांकि मेढक के बारे में जब पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ चित्र से काम चला रहा है, क्योंकि यहाँ पे जंतु की बात हो रही थी और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? वनस्पति की बात हो रही थी, इसलिए हमने दो फिगर का यहाँ पे निर्माण किया है। जीवों के गुण में क्या होता है दोस्तों? श्वसन करते हैं, क्योंकि बिना श्वसन किए हुए कोई जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए हर जीवों में यह क्या है? श्वसन करने की टेंडेंसी होती है।
क्योंकि दोस्तों अगर पेड़ पौधों की भी बात करें तो हम लोगों को पता है कि रात के टाइम पे क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। दिन के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के कारण ये सारी चीज़ें होती है। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा होता है पोषण की चर्चा करते हैं हम लोग, क्योंकि हर जीव जो है छोटे से बड़ा होता है तो उसको पोषण चाहिए। प्रजनन करता है। प्रजनन क्या होता है कि जीवों में यह खास तरह का गुण होता है कि वह अपने जैसा ही जाति उत्पन्न करना चाहता है। तो कोई भी जीव जंतु क्यों नहीं हो, प्रजनन उनका मुख्य गुण है। अनुकूलन, इसको एडेप्टेशन बोलते हैं दोस्तों। एडेप्टेशन क्या है कि जो जीव जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट में वह अनुकूल रहता है और उसी इन्वायरमेंट में क्या करता है, वो अपनी वृद्धि करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें दही की बात करें तो दही में क्या होता है कि जैसे दूध को थोड़ा सा सुसुम कर लेते हैं। सुसुम का मतलब है कि थोड़ा सा हल्का गर्म होता है। जैसे उसको गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और एक टेम्परेचर फिक्स होता है, उस टेम्परेचर पर हम लोग अलग से दही मिलाते हैं, क्योंकि उसी टेम्परेचर पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि वह टेम्परेचर उसके लिए क्या था, अनुकूल था। तो इसको हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। आगे हम लोग बात करें गति की बात करते हैं तो सभी में मूवमेंट होता है, तो गति की बात हो गई। संवेदनशीलता, तो दोस्तों संवेदनशीलता सभी में होता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे में भी संवेदना होती है, क्योंकि जब छुई मुई का पौधा हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे उसको टच करते थे क्या होता है, फटाक से वो क्या होता है, ऐसे मुरझा जाते हैं, जिसको लाजवंती का भी पौधा हम लोग बोलते हैं। उपापचय, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस बोलते हैं। जीवन चक्र, जीवन चक्र तो सबका होता है दोस्तों, जन्म लेना, मरना, ये सभी चीज होते हैं। जीव द्रव, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कोशिका के जब अध्ययन करेंगे उसमें विशेष डिटेल रूप से पढ़ेंगे। सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव अपना उत्सर्जन करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और दैनिक उत्विकास भी करते, जैविक उत्विकास भी करते हैं। तो दोस्तों ये लगभग हमने 12 गुणों का जो है 12 गुण को सम्मिलित किया है। बहुत सारे गुण और भी होते हैं जो हिडन है दोस्तों। अभी तक जैसे हम लोग को पता है कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 8% ही जीव जंतुओं के बारे में अभी तक हमें पता है, लेकिन 92% ऐसे जीव है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपका जो सीरीज है ये आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी क्रम में आगे फिर भी हम लेकर आएंगे। इसके आगे हम लोग वर्गीकरण की बात करेंगे, फिर कोशिका की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे करके सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।